आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सूर्य प्रकाश दुबे, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आगे आते हैं, हमारी हेडिंग नई है। मॉडर्न बायोलॉजी, ठीक है। मॉडर्न बायोलॉजी में हम कुछ यहाँ पे क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट की मैं हेडिंग यहाँ लिखूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, आपको सिर्फ उनको ध्यान से सुनना है और देखना है, ठीक है। कई बार एग्ज़ाम में क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, और नीचे पूछेंगे कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है मॉडर्न बायोलॉजी में। सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है वह है, हिंदी में भी हम लिख देते हैं, हिंदी उतनी अच्छी नहीं है बट आई विल ट्राई। संगठन का सिद्धांत, ठीक है। अगर हम हिंदी में देखें तो इसको कहते, सॉरी इंग्लिश में देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वे सारे के सारे फिजिकल या फिर केमिकल सबस्टेंस से मिल के बने हैं। वे सारे के सारे सबस्टेंस आपस में ऑर्गेनाइज हुए हैं, एक सही वे में अरेंज हुए हैं, तब जाके किसी एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, वे बने हैं, वे प्रिपेयर हुए, ठीक है। ये चीज़ ये संगठन का सिद्धांत कहता है कि केमिकल, मैं फिर से कह रहा हूँ, फिजिकल और केमिकल सबस्टेंस के एक सही वे में ऑर्गेनाइजेशन से, उनके ऑर्गेनाइज होने से, उनके अरेंज होने से वे सारे के सारे बने हैं, ये ध्यान देना है। सेकंड हमारा यहाँ पे जो है थ्योरी कॉन्सेप्ट हुआ है जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। नाम से ही इंग्लिश वाले समझ में आ रहा है, बायोजेनेसिस, ठीक है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही जीनेसिस, जब हो सिंथेसिस हो, कुछ बने। हिंदी में देखें तो जीवोत्पत्ति, मतलब जीव से ही जीव की उत्पत्ति, इसका सिंपल मीनिंग यही है। काफ़ी कुछ इसी से क्लियर हो गया होगा। एक बहुत फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, नाम आप सबने सुना होगा, लुईस पास्चर, ठीक है। काफ़ी पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, कुछ इस तरह से एक उन्होंने फ्लास्क लिया, ठीक है, जिसकी नेक एकदम सीधी थी, नेक, ठीक है, और इसको पहले पैक था, फिर बाद में उन्होंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसमें उन्होंने वाटर वगैरह कुछ भी फिल कर लिया। एक उन्होंने दूसरा लिया फ्लास्क, सेम वैसा ही इसमें भी वाटर वगैरह उन्होंने फिल किया, लेकिन इसके नेक को उन्होंने कई बार टर्न कर दिया, ठीक है। काफ़ी उन्होंने क्या किया, दोनों में वाटर फिल किया, एक जगह पे रख दिया, ठीक है। एक हफ्ते बाद उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें उन्होंने क्या देखा कि काफ़ी सारा यह कंटामिनेटेड हो गया। कंटामिनेटेड मीन्स इसमें काफ़ी सारी गंदगी आ गई। गंदगी का सेंस माइक्रोबायोलॉजी में सिंपल है, बैक्टीरिया आया होगा, फंगस आया होगा, ठीक है। इस वाले में उन्होंने क्या देखा, ऐसा कुछ नहीं उनको दिखा। इससे उन्होंने क्या क्लियर किया कि यहाँ पे नेक पूरी तरह से ओपन है, रास्ता एकदम सीधा है, ठीक है।
जो भी हम सभी को मालूम है, ऐसे हम बैठे हैं, खड़े हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमको अपने चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम एक स्लाइड लेते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल का, हम स्पेसिफिक सेल वहाँ कुछ रख के जब देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो हमको बहुत कुछ उसमें पूरा बहुत ज़्यादा वाइड दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ है नहीं, अगर हमको दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। जो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ही यही है कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हैं, जो कुछ भी हैं, ये सारे के सारे नेक्ड आइज से नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये सारा का सारा कंटामिनेटेड वाटर हो गया, इसका मतलब बाहर से सारे आए होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको कंटामिनेट करके इसको पोल्यूट कर दिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, टर्न है काफ़ी जगह, यहाँ से आने का प्रयास किए, इसमें भी ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, बट यहाँ पे आके टर्न पे कुछ रुक गए, कुछ यहाँ रुक गए, कुछ यहाँ रुक गए, कुछ यहाँ रुक गए, और यहाँ आने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉपुलर उनका एक्सपेरिमेंट है लुईस पास्चर का। इसको उन्होंने बोला था स्वान नेक फ्लास्क। ठीक है, स्वान नेक फ्लास्क मोस्ट पॉपुलर उनका ये एक्सपेरिमेंट था। किसका? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर साहब का। ठीक है, अब फिलहाल हम यहाँ ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस में हमने क्या समझा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी हम सिंथेसिस कुछ देख रहे हैं वह उसी के थ्रू हुई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम बायोजेनेसिस यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, अब फिलहाल हम नेक्स्ट इसके बाद जो देखेंगे हम कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारे के सारे अपने आप में एक क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मैं फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आप लोग इन सब को मैं बार बार इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, सारा नहीं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको तो आप सुनोगे, बट इसीलिए मैं लिख कम रहा हूँ कि आप सिर्फ हेडिंग्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इनको नोट करो। जो हिस्ट्री कहानी में बता रहा हूँ इसको सिर्फ आप सुनिए, कहानी की तरह सुनेंगे, हेडिंग्स देखेंगे, याद आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह है कोशिका मत, इंग्लिश में बोलते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी किसने दिया था, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, सेल थ्योरी में बताया क्या गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट का नाम ही देखते हैं क्या है। साइंटिस्ट का नाम जानने से पहले वर्ड फिर आता है सेल। सेल के बारे में तो कभी हमको भूलना ही नहीं है कि सेल क्या है। ठीक है, सेल के मिलने से ही टिश्यू बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब कुछ जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तब वहाँ पर हम देखेंगे। अभी हमको यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम देखना है, ईयर 1839। ठीक है, यहाँ ऊपर आपको कर लेना है बॉटनिस्ट, नीचे आपको कर लेना है जूलॉजिस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1838 में कोई बॉटनिस्ट रहा होगा और 1839 में कोई जूलॉजिस्ट रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बॉटनिस्ट आखिर कौन था वह और जूलॉजिस्ट कौन था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, वहाँ जगह थोड़ा कम है।
यहाँ पे हम साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं क्या आखिर वो? स्लाइडेन एंड स्वान। ये आपके कहाँ से थे? जर्मनी से थे, जर्मन। ये आपके इंग्लिश थे, यूएस। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सॉरी, इंग्लैंड। हमने यहाँ पे ये देखा 1839 में बॉटनिस्ट स्लाइडेन, ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। और फिर 1839 में जूलॉजिस्ट स्वान ने भी इसके बारे में बताया। तो इसीलिए हमसे पूछा जाता है हु प्रपोज सेल थ्योरी, हम तुरंत आंसर देते हैं स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, तो इन्होंने आखिर ऐसा बताया क्या? साइंटिस्ट का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, कई बार तो ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान देना है। ये बॉटनिस्ट हैं, ये जूलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इनमें काफ़ी कई बार डिफरेंस कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं क्वेश्चंस में। इनको जूलॉजिस्ट कर देंगे, इनको बॉटनिस्ट, तो ये हमको क्लियर रखना है कौन क्या था। इन्होंने क्या किया? 3 टेनेट्स दिया। इन्होंने क्या किया? 3 टेनेट्स। टेनेट्स मीन पोस्टुलेट्स। इन्होंने 3 टेनेट्स दिया है। उस 3 टेनेट्स में इन्होंने क्या कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे एक या फिर एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। पहला पॉइंट इनका है, इन्होंने क्या कहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो यूनी या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। पहला इनका टेनेट्स पोस्टुलेट है। सेकंड, इन्होंने क्या पोस्टुलेट दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है, वे स्ट्रक्चरली या फंक्शनली, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर के लिए अगर बात की जाएगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो भी वे किस पे डिपेंड हैं? सेल पे। और अगर उनके फंक्शन की बात की जाएगी तब भी वे अपने सेल पे डिपेंड हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सेल का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट अगर कुछ है तो क्या है? सेल है। ये ध्यान देना है हमको। 3 टेनेट्स क्या है? पहला है यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। दूसरा क्या है? वे स्ट्रक्चरली या फंक्शनली, ठीक है, किस पे डिपेंड होंगे? उसी सेल पर डिपेंड होंगे। और लास्ट क्या है? मैंने यहाँ बोल तो दिया कि वे यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होंगे, लेकिन ये मल्टीसेलुलर कैसे होंगे? वे कहाँ से वे मल्टी सेल आएंगे? तो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। एक सेल है यूनिसेलुलर है, दूसरा सेल बनना है तो वह सेल डिवाइड होगा, नया सेल बना देगा। जब हम सेल डिवीजन देखेंगे तो वहाँ पे हम ये अच्छे से पढ़ेंगे कि माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, एक सेल से 2 सेल कब बनेगा, एक सेल से 4 सेल कब बनेगा, ये सब वहाँ का पॉइंट है, हम वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अभी हमको सिर्फ ये देखना है कि सेल थ्योरी 1838 एंड 1839 2 ईयर में मिलके आया हुआ है। स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया हुआ है। स्लाइडेन हमारे बॉटनिस्ट हैं, स्वान हमारे जूलॉजिस्ट हैं। एक इनमें से जर्मन है और एक इनमें से इंग्लिश है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने देखे। इसके बाद हमारे सामने आता है नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है वह है जैव विकास का
सिद्धांत। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ बायो डेवलपमेंट, यहाँ हम वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैव विकास का सिद्धांत। इसमें हम देखते हैं क्या, सबसे बेसिक में एक लाइन बस ये समझना है कि जनरेशन टू जनरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जाते रहते हैं, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन। ये सब डिपेंड किस पे होता है, सिर्फ एक चीज़ पर। हम ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे कभी। ठीक है, न्यूक्लियस पे सब कुछ डिपेंड है, जनरेशन टू जनरेशन। अब न्यूक्लियस में ऐसा क्या है, न्यूक्लियस में जेनेटिक कंटेंट है, जेनेटिक कंटेंट में ऐसा क्या है, हमारे डीएनए आरएनए होते हैं। इन दोनों में स्पेसिफिक जेनेटिक कंटेंट कौन है, जो जनरेशन टू जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए है। डीएनए में आखिर ऐसा क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। तो इसमें जीन्स आ जाएगा। जीन्स आखिर क्या है कि उसके पास ऐसा क्या है कि वह कैरेक्टर्स को जनरेशन टू जनरेशन कन्वे कर रहा है, मूव कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। उसमें जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड बनते कैसे हैं, क्या उनमें पार्टिसिपेट करता है, कितने जेनेटिक कोड होते हैं, आपस में उनका कॉम्बिनेशन कैसा है, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें यही है बस इतना कि जैव विकास के सिद्धांत में हमको ये समझना है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेशन टू जनरेशन अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता रहता है थ्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जिससे उनकी स्पीशीज कभी एक्सटिंक्ट नहीं होती है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सिद्धांत क्या है। जीन सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीन थ्योरी। अगर जीन सिद्धांत की बात की जाए, किसने दिया था, कौन सबसे पहले जीन के बारे में हमको बताया है, तो मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट हैं, उनको कौन नहीं जानता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ही जीन के बारे में बताया था। सभी को मालूम होगा, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, किस प्लांट पे किया था, पायसम से मटर पे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि जीन सिद्धांत को थोड़ा सा अगर हम देखें तो नाम आता है सबसे पहले किसका, चार्ल्स डार्विन साहब का। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा हमको बताया है, उन्होंने दिया क्या था, थ्योरी ऑफ पैनजीनेसिस। थ्योरी ऑफ पैनजीनेसिस में उन्होंने क्या कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक सबस्टेंस होते हैं, जो अगर हम मेल की बात करें तो मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवा दोनों की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। और वही उनके लिए एक स्पेसिफिक उन्होंने वर्ड यूज किया डार्विन साहब ने। ये डार्विन साहब ने क्या दिया है, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। किसके अंडर में दिया है, जीन थ्योरी में। ठीक है, उन्होंने एक अच्छा सा वर्ड यूज किया जो मैं बताने जा रहा था, मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स वर्ड उन्होंने यूज किया। उन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे कुछ सबस्टेंस होते हैं जो मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवा दोनों की तरह बिहेव करता है, और वे दोनों आपस में यूनाइट हो जाते हैं और बना देते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था, मॉडल्स, जो उनमें कॉमन सबस्टेंस, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि अलग से स्पर्म ओवम नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ एक सबस्टेंस था, उन्होंने कहा कि जो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, उसके लिए उन्होंने मॉडल्स वर्ड यूज किया। और वही आगे चल के क्या करता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा।
आगे आते हैं इसके बाद कौन, अगस्त वीजमान साहब, ठीक है। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत बोला जाता है। अगस्त वीजमान साहब ने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या दिया है, स्पेसिफिक एक वर्ड इनका है जर्म प्लाज्म, ठीक है। अब जर्म प्लाज्म में जर्म नाम से ही लग रहा है कि यह जीन्स वगैरह से कुछ रिलेट करता होगा, बिल्कुल सही है। इसी के साइड में एक उन्होंने वर्ड और दिया था जिसको सोमैटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। सोमैटोप्लाज्म हुआ ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के साइंटिस्ट क्या कहते थे कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी जनरेशन टू जनरेशन मूव करता है कैरेक्टर कोई भी, ठीक है, वे सारे के सारे क्या हैं, सोमैटोप्लाज्म टाइप के हैं, सोमैटोप्लाज्म पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगस्त वीजमान ने क्या कहा, ऐसा नहीं है। जो कुछ हमारे बॉडी में जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रहा है कैरेक्टर, वे सारे के सारे जर्म प्लाज्म के थ्रू होता है, सोमैटोप्लाज्म के थ्रू नहीं होता है। ऐसा इन्होंने क्लियर किया था, ठीक है। फिलहाल हम आगे देखते हैं यहाँ पे। तो जीन थ्योरी से हमको क्या समझ में आया कि मेंडल साहब ने जीन थ्योरी दिया था, ठीक है। जीन थ्योरी किसने, मेंडल साहब ने दिया। इन्होंने डार्विन साहब ने थ्योरी ऑफ पैंजेंसिस दिया कि कुछ ऐसे सबस्टेंस हैं जिनको मॉडल बोला गया जो इस स्पर्म और ओवम दोनों की तरह बिहेव करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अगस्त वीजमान साहब ने क्या कहा कि ये टर्म इन्होंने दिया जर्म प्लाज्म, कि जो कुछ भी जनरेशन टू जनरेशन मूव करेगा कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जर्म प्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म भी है, उसका अपना एक अलग पॉइंट है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वह जर्म प्लाज्म है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आगे का सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, वह आता है एंजाइम थ्योरी, ठीक है। एंजाइम थ्योरी में हमको सिर्फ एक दो लाइन देखना है। एंजाइम्स बनते किससे हैं, प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन सबस्टेंस होते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि कोई भी अगर केमिकल प्रोसेस है वह हो रहा है बट सही वे में नहीं हो रहा है, उसकी स्पीड काफ़ी कम है, तो वहाँ पे एंजाइम्स आते हैं। सबस्ट्रेट को क्या करेंगे, एक ताले, इसमें हम जब कभी पढ़ेंगे चैप्टर तो वहाँ पे देखेंगे कि जैसे ताला होता है और चाबी होती है, हम चाबी ताले में डाले अंदर, एकदम अच्छे से सॉकेट में वो फिट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही एंजाइम्स का अपना कई सारा हाइपोथेसिस है, ये सब हम अच्छे से इस एंजाइम्स के चैप्टर में देखेंगे। अभी हमको सिर्फ ये जानना है कि एंजाइम्स प्रोटीनस सबस्टेंस होते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस स्पेशली हैं, सारे के सारे किसी न किसी एंजाइम्स पर डिपेंड करते हैं। वह एंजाइम वहाँ प्रेजेंट होगा, रिएक्शन आसानी से इजीली हो जाएगा, ठीक है। और अगर एंजाइम्स ये काफ़ी सैचुरेटेड होते हैं, मैं पहले ही कह रहा हूँ, डिटेल में हम चैप्टर में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सैचुरेटेड का मीन्स क्या हो गया, मतलब कि अगर हम ज़्यादा इनको सबस्ट्रेट दें, इनकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, ठीक है। एक सबस्ट्रेट लेंगे, उसको कैच करेंगे, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए, उसके बाद फिर वापस आ गए, फिर सब हम कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दें, स्पीड इनकी यही रहेगी। ऐसा नहीं है कि अपने साथ एक के बजाय 4 सबस्ट्रेट लें, ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि जैसे ताले चाबी वाला सिस्टम है, जैसे अगर ताला है तो हम एक बार में उसमें एक ही चाबी डाल पाएंगे, ऐसा नहीं है कि 2-3 चाबी है, 2-3 एक ताले में डालें, नो, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा आता है
जैव रासायनिक आनुवंशिक सिद्धांत। इसमें हम क्या देखते हैं, इसको इंग्लिश में बायोकेमिकल जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, लिख ही देते हैं। बायोकेमिकल मीन्स जैव रासायनिक हो जाएगा। और जेनेटिक्स मीन्स आनुवंशिक। एक बहुत पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। साइंटिस्ट का नेम किसने इसको दिया था, तो नाम नहीं भूलना है। बीडल एंड टेटम। इन्होंने क्या दिया, बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा 1 जीन 1 एंजाइम एंड 1 मेटाबॉलिक एक्शन। इसको लिख दें तब और अच्छे से क्लियर होगा। 1 जीन 1 एंजाइम वन मेटाबॉलिक एक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 जीन मतलब एक जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, एक एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। और वह एंजाइम मिलने से हुआ क्या, उस एंजाइम के पाने पर क्या ऐसा हो गया, 1 मेटाबॉलिक एक्शन, एक मेटाबॉलिक एक्शन पास हो गया। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हम चलो एग्जांपल लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। आप सभी को मालूम है मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, हमने चलो ठीक है सुक्रोज ले लिया। ठीक है, या फिर हम मान लो स्टार्च ले लिए, ग्लाइकोजन ले लिए, सारे क्या है, पॉलीसेक्राइड है। इनमें हम क्या देखते हैं, इनको अगर हमको मोनोमर में लाना है, इनको ब्रेक करना है, तो हमको एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेंगे, उनको ब्रेक करके मोनोमर में उनको कन्वर्ट कर देंगे और उस मोनोमर का किसी भी मेटाबॉलिक एक्शन में यूज कर लिया जाएगा। मतलब एक जीन रिस्पॉन्सिबल हो गया एक एंजाइम के, एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हो गया एक मेटाबॉलिक एक्शन के लिए। ठीक है, फिलहाल हमको यहाँ ये जानना है कि सेल है, सेल के अंदर जो मास्टर है उसका वह न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में क्या है, जेनेटिक कंटेंट है, डीएनए आरएनए है। आरएनए स्पेशली प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। डीएनए हमारा एक्चुअल जेनेटिक कंटेंट है जो कि जनरेशन टू जनरेशन जाएगा। ठीक है, उसके बाद और आगे हम क्या देखते हैं, अगर डीएनए पे हम और स्टडी करें तो हम देखते हैं कि डीएनए में कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जिसमें जेनेटिक कोड होता है। हर एक जेनेटिक कोड, हर एक जीन्स किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं किसी न किसी जीन्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, फिर से मैं कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर मोटा और पतला की बात नहीं की। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि मोटा होना पतला होना ये हमारे न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, इसका जीन से कोई मतलब नहीं है। हम जैसा डाइट लेंगे वैसे होंगे। बैलेंस डाइट अगर हम लेंगे तो हम सही रहेंगे, अगर हम नहीं ले रहे हैं तो फिर हम अनफिट हो जाएंगे। तो इनका जीन से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान देना है। लेकिन गोरा होना, काला होना, लंबा होना, छोटा होना, ये सारे कैरेक्टर जीन्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो जीन्स एक्चुअल में मेन चीज़ यही है कि जीन्स से हम क्या देखें, एंजाइम्स हो गया, एंजाइम से हमने क्या देखा, कोई भी एक मेटाबॉलिक एक्शन हो गया। अब वो डिपेंड करता है कि वह हमारा एंजाइम्स कौन सा आया है, क्योंकि एंजाइम्स भी स्पेसिफिक होते हैं। मैं जब एंजाइम चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ एंजाइम्स के हाइपोथेसिस, एंजाइम्स के कैरेक्टर, सब कुछ वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल इसके बाद आगे तो बस इतना सफिशिएंट है। जितना मॉडर्न बायोलॉजी में ये कुछ सिद्धांत हैं जितने हमने यहाँ पे लिखे, हमने हेडिंग्स भी यहाँ पे नोट किया, उनको एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, तो ये मैं पहले ही बताया मैंने इसलिए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। आपसे क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट वे ऊपर दे देंगे, नीचे वे 4
कॉन्सेप्ट सिद्धांत लिख देंगे। आपको चूज करना है यह उनका ऊपर का स्टेटमेंट किस कॉन्सेप्ट से मैच करता है। ठीक है, चलो मान लो उन्होंने आपके सामने दे दिया, एग्जाम्पल के टाइप में मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कि उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, यह सिद्धांत किसने दिया है, या फिर यह सिद्धांत किस मॉडर्न बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे बायोकेमिकल जेनेटिक्स, आपकी ऑप्शन हो जाएंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन राइट आंसर इसका क्या है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने। मान लो क्वेश्चन आ गया सेल थ्योरी किसने दिया, राइट आंसर स्लाइडेन-स्वान। मान लो क्वेश्चन आ गया बायोकेमिकल जेनेटिक्स किसने दिया, बिडल टेटम। मान लो क्वेश्चन आ गया वन जीन वन एंजाइम किसने दिया, बिडल टेटम। क्वेश्चन आ गया एंजाइम थ्योरी में हम क्या देखते हैं, एंजाइम्स जो कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे बाइंड होगा, किसी स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन को कन्वे करेगा। ठीक है, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को भी अगर किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में चैट कर सकता है। इसके लिए आप फ्री हैं, अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल क्लास है। यहाँ पे मोस्टली सब कुछ अपने जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो चैट के माध्यम से शो किए जाते हैं, तो आप इसके लिए फ्री हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच।